अब देखिए, अब हम सोचें कि कक्षा 10 का जो ये अनसॉल्व्ड पेपर आया है कक्षा 10 का, इसको हम अब सॉल्व कराएंगे। इसमें विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये पांचों विषय पर सॉल्व कराएंगे। हमारे चैनल पर 5 के 5 विषय सॉल्व किए जाएंगे। इसमें गणित मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करके मिल जाएगा। बाकी विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, ये 4 विषय मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर इनको सॉल्व कर लिया तो मेरा मानना है, अगर आपने मात्र 5 सालों का अगर सॉल्व कर लिया तो इसी में से क्वेश्चन पूरे को पूरे फंसेंगे कक्षा 10 के जो बोर्ड के एग्जाम होगा। और जो आप लोगों के मन में एक घबराहट होती है कि कैसे परीक्षा दिया जाए, तो एक कॉन्फिडेंस भी अब मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे इसका जवाब देना है। पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, इसका एक एक्सपीरियंस भी हो जाए आप लोगों के पास। तो मेरे इस चैनल पे ये शुरू किया जा रहा है, अनसॉल्व्ड है, मैं इसमें कराऊंगा। अभी आज शुरू करने जा रहे हैं, ये 2020 का है। 2020 में हुआ था ना पेपर, हाँ 2020 का ही है। तो 2020 में हुआ था कि नहीं, देखो इसमें हुआ पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। तो कुल टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल से मिलते हैं। और सामाजिक विज्ञान में जो 70 नंबर का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी, इस बार 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरी था, और 2 क्वेश्चन लघु उत्तरी है, और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है। तो हम सभी क्वेश्चनों को इस पर सॉल्व कराएंगे और लिखने का भी तरीका बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। तो जैसे 2010 में क्वेश्चन आया था, पहला था वर्तमान समय में, क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, बहुविकल्पी है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संघ क्या होता है, हर एक शब्द को हम समझाते चलेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो तैयारी करने वाले हैं जो सिविल सर्वेंट की, वो भी इसको पूरी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ने जो सिविल सर्विस में रहेंगे, जिसको मैं तैयारी कराऊंगा 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो अगर जुड़े रहेंगे आप साथ में, तो मान के चलना कि हम इस पर करवाएंगे। और जो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हों, उनको बता देना कि इस चैनल पे करवाया जा रहा है, पूरे उनके अनसॉल्व्ड करवाए जाएंगे सभी। अगर 5 साल के पाँचों जितने भी आते हैं, सेट आते हैं, अगर 5 साल के मात्र आपने कर लिया, चाहे वो पढ़ा क्लास न किया हो तो भी काम चल जाएगा, आराम से नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। तो भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्वेश्चन है भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी करंट अफेयर्स दे दिया था, जबकि ऐसे तो पूछना ही नहीं चाहिए था करंट अफेयर्स, लेकिन पूछ दिया है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन था, ए ऑप्शन था 9, बी ऑप्शन था 7, सी ऑप्शन था 10 और डी ऑप्शन था 8। चलो अच्छा, इस पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि कौन सा था, 2020 सेट 1 था। ये सेट कौन है, सेट है ये 0A करके है, सेट 0A मतलब ए सेट था, 0 का मतलब नहीं, ए से बस मतलब है। 2020 में आया था, अभी जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें, 2021 में तो हुआ नहीं, 2020 में। तो बताइए कौन इसमें से कितने सही होंगे, 9, 7, 10 या 8। तो हम ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा 8। फिर कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि 9, क्योंकि 7 पहले थे तो जम्मू कश्मीर चूंकि एक टूट करके अलग बना, तो 2 बने केंद्र शासित, तो 7 2 9 होने चाहिए थे। लेकिन जो गुजरात में जो 2 थे, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये 2 हुआ करते थे, लेकिन अब वो जुड़कर कितने हो गए, 1 हो गए। इसलिए 9 तो हुए थे, लेकिन फिर कितने हो गए, 8 हो गए। इस बात को याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स की बात हो सकता है फिर आ जाए, इस बार भी आने के चांसेस जिसके हैं। संघ किसे कहते हैं भाई, संघ का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये देश है, और ये देश जो होते हैं क्या होते हैं, कई राज्यों से मिल के बने होते हैं। तो यानी कि ऐसा देश जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार होती हैं, केंद्र और राज्य 2 सरकार होती है, ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं संघ। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं, संघ। अब अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, भारत है, ये सब संघ है। ब्रिटेन संघ नहीं है, ब्रिटेन में क्योंकि राज्य नहीं है, ब्रिटेन में बस एक ही है, एकात्मक है, वो संघ नहीं है, बल्कि क्या है, एक देश है, बस एक राज्य है। लेकिन भारत क्या है, एक संघ है, क्योंकि राज्यों का समूह है।
जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फेडरल, लेकिन भारत का यूनियन है। ये फेडरल और यूनियन में भी अंतर है। फेडरल और यूनियन को हम बताएंगे जब अपना डिटेल से शुरू करेंगे तब। फिर दूसरा है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। तो याद होगा कि यूरोप का जो हमने इतिहास पढ़ाया था अभी, तो उसमें भी बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी दिया है। 4 ऑप्शन दिया था। रोम जानते हो कि किसकी राजधानी है, इटली। दूसरा ऑप्शन दिया था, ऐसे तो ये ऑप्शन ही गलत दिया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया था किताब में, पेपर में दिया है, वही है। दूसरा है इटली, और तीसरा है सी ऑप्शन दिया था ब्रिटेन। और डी ऑप्शन है। अब जो नहीं पढ़ा होगा तो लगेगा कि ब्रिटेन विकसित हुआ था सबसे पहले, इसलिए सबसे आगे ब्रिटेन ही होगा, अमेरिका। तो याद रखना कि सबसे पहले जिस देश में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, अभ्युदय का मतलब होता है शुरुआत, और पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। अब यहाँ पे इटली दिया है और साथ ही साथ रोम भी दिया है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इटली से शुरुआत तो हुआ था इटली में, लेकिन इटली की किस शहर से शुरुआत हुआ था, वेनिस से हुआ था। तो रोम दिया, इटली के एक स्पेसिफिक सिटी का नाम दिया है, जहाँ से दांते का नाम सुने हैं ना, जहाँ से शुरू हुआ था। तो इसलिए कौन सही होगा इसमें, इटली, न कि रोम सही होगा। फिर तीसरा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, तो तीसरा क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। और इसकी स्थापना 4 ऑप्शन दिया है। ए है न्यूयॉर्क, दूसरा है बी है, इसका नाम है वाशिंगटन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि ये क्या होता है। और सी ऑप्शन है इसका जिनेवा। तीसरा क्या है, जिनेवा। और डी ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिया। कौन है, ऑस्ट्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन, सोच लीजिए एक बार। इसका सही ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क। थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकता है ना इस बार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बनाया 1 जनवरी 1955 नहीं है, 1995 है। कब स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995। ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, संगठन, और ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार। विश्व व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन। इसको इस पहले एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, WT का पुराना नाम, मतलब ये पहले किस नाम से जाना जाता था इसे। तो इससे पहले कहा जाता था गैट के नाम से जाना जाता था। गैट का फुल फॉर्म क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी। इसका मतलब ये है कि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सी बुराइयां आई थी। बहुत सी बुराइयां मतलब ये एक प्रकार से बस समझौता था, कोई इसका नियम कानून नहीं था। इसमें बहुत सी बुराइयां थी। तो इसी को समाप्त करके 1 जनवरी 1955 को क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ लेना, आज के समय में जो एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता, इनके बीच में आज जो गतिरोध का मतलब अगर कोई विवाद हो गया, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान एक दूसरे देश में व्यापार करते हैं, अब इन दोनों देशों के बीच में कोई व्यापार में लेकर झगड़ा झंझट हो गया, तो इनकी सुनवाई कहाँ पर की जाएगी, इनकी केस कहाँ चलेगी, WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछ सकता है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क में। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुला करके यहाँ पर इसकी स्थापना करवाई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना WTO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा। अधिकतर मुख्यालय कहाँ मिलेंगे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इसका याद रखने का एक और तरीका है कि जहाँ पर मौसम बढ़िया रहेंगे, यानी कि जहाँ पर शांति अच्छी खासी रहेगी, वहाँ पर क्या होगा, व्यापार अच्छा होगा। तो स्विट्जरलैंड जो कि एक ऐसा देश है, हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। फिर इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन था मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे। तो ह्यूमन राइट्स डे ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये सब एग्जाम में पूछता है, करीब PCS के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो ए ऑप्शन था इसका 10 दिसंबर। और मैं इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो सिविल सर्वेंट के लोग हैं उसको भी पता चले कि क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जाकर के तैयारी करते हैं, तब पढ़ते हैं तो क्या इसमें नहीं आता, वही कक्षा 10 वाली किताब से क्वेश्चन पूछता है। अब लोग पढ़ते ही नहीं है। दूसरा है 5 सितंबर। और सी ऑप्शन था
14 नवंबर। और फिर डी ऑप्शन था, इसमें डी ऑप्शन था 15 अगस्त। तो याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब घोषणा की थी मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति जो मानव है उसे मानव होने के नाते कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि 1948 में अमेरिका चौधरी बन चुका था। तो पूरे दुनिया को एक तरीके से चौधरी बनने के कारण संयुक्त अपने डायरेक्टर न कह के अपने किसी एक संस्था से कहवाया कि भाई विश्व में मानव अधिकारों की घोषणा करो कि कोई व्यक्ति अब किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएगा, मतलब तरह तरह के अधिकार देने की बात की थी। तो 10 दिसंबर 1948 की घोषणा हुई थी, इसलिए मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948 से क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये मान के चलना इस बार भी आएगा। तो इसमें ए है ऑप्शन में जर्मनी, और मैं इसका मंडे को क्लास लूँगा, इसका कंप्लीट लेकर आऊँगा समझने के लिए, और मेंस का तो क्वेश्चन नंबर है। इटली में हुआ था, सी ऑप्शन था इसका फ्रांस में, और डी ऑप्शन था इसका इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। तो इसमें सही होगा फ्रांस। याद रखना, लगेगा आपको कि इटली से हुआ था, तो इटली से याद रखना कि नवजागरण शुरुआत हुआ था, नवजागरण पुनर्जागरण, लेकिन राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से, ये बात याद रखना। फिर एक क्वेश्चन है छठवां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन, छठवां क्वेश्चन लिख देता हूँ, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण, मैं ऑप्शन बस लिख रहा हूँ। इसमें ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, बी ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, सी था खिलाफत आंदोलन, और डी ऑप्शन था इसमें चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा, ये पड़ता है चौरी चौरा गोरखपुर में, चौरी चौरा की घटना, जिसको इस बार शताब्दी वर्ष मनाया गया है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इस बार इसका चांसेस ज़्यादा है। देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया है। ऐसे तो ये पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, तो पीसीएस में इसका अलग आंसर दिया था, दिया भी है कि नहीं इसका आंसर इसमें। अच्छा, एक चीज़ याद रखना ना, एक बार ये पीसीएस में 2015 या 16 के पीसीएस क्वेश्चन में इसको सही माना गया है आयोग ने, भारत उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसने सही माना था किसको, खिलाफत आंदोलन है। लेकिन कक्षा 10 के जो ये है इसमें दिया है किसको, रोलेक्ट एक्ट को। किसको दिया गया है, रोलेक्ट एक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मामले को समझ लेते हैं कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। इसे काला कानून भी कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से। थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर इस पर कहानी पे हम आते हैं, थोड़ा सा बातों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। देखो, रोलेक्ट एक्ट जो आया था वो हमारे भारत में कब आया था, रोलेक्ट एक्ट ये आया था 1918 में। कब आया था, 1918 में। 1918 में क्यों आया था ये, तो याद करो कि उस वक्त कौन सा युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटेन चाहता था कि भारत में इस वक्त कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा आंदोलन न करे। तो आंदोलन न करे मतलब भारतीय लोग जो थे, भारतीयों को बहुत से लोग जैसे महात्मा गांधी हो गए या जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये सुभाष चंद्र बोस इस वक्त बहुत सक्रिय थे इस वक्त भारत में। तो ब्रिटिशर्स का था कि विश्व युद्ध में हम लोग विश्व युद्ध को देखें या फिर भारत में इनको देखें हम लोग, क्योंकि इनको भी देखना था। तो उन लोगों ने एक एक्ट बनाया था कि इस एक्ट के तहत उन्होंने कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अब अगर 4 लोग एक जगह एकत्रित होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके तहत, इस रोलेक्ट एक्ट के तहत कौन सा लॉ लागू था, मार्शल लॉ। कहाँ पर लागू था ये, पंजाब में। कहाँ पर लागू था, पंजाब में लागू था। तो इसमें से महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जी को जा रहे थे आंदोलन करने के लिए पंजाब में, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर महात्मा गांधी के समर्थन में एक तेज प्रताप सप्रू थे और एक
व्यक्ति और थे, सैफुद्दीन किचलू और तेज प्रताप सप्रू। इन 2 व्यक्तियों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तेज प्रताप सप्रू नहीं थे, उनका नाम था सत्य करके कुछ नाम था, सत्य करके नाम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, फिर बता देंगे। मुझे वो भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आएगा तो मैं बता दूंगा। एक सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति थे, तो उन दोनों व्यक्तियों को भी पकड़ के क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो घटना जो 1919 का वक्त आ गया था, 13 अप्रैल 1919। अभी ये भी दिन याद रखना कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर में एक बाग है जो बाग का नाम था जलियांवाला बाग। क्या नाम था? जलियांवाला बाग नाम था बाग का, वहाँ का नाम था जलियांवाला बाग। इस जलियांवाले बाग में यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी मार्शल लॉ लागू था, और वहाँ का जो लेफ्टिनेंट जो वहाँ का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट जो वहाँ का सेनापति था, उस वक्त वहाँ पर जब मार्शल लॉ ऑलरेडी लागू था, तो वहाँ के लोगों ने विरोध जताने का मतलब कि जो तेज प्रताप सप्रू और जो एक व्यक्ति जो मैंने कहा सैफुद्दीन किचलू, तेज प्रताप सप्रू नाम था, याद ठीक से नहीं आ रहा अभी, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ अपना ये विरोध जताने के लिए इस मेले में जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। और वहाँ का चूंकि ऑलरेडी मार्शल लॉ लागू था, जैसे आज के समय में मान लो कि आज धारा 144 लागू हो गया है किसी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, अभी कोरोना काल था तो डिस्ट्रिक्ट में लागू हो गया है। अब अगर ऐसे में अगर कोई जनता जो है, सरकार ने मना किया सड़क पर, फिर भी अब जनता जा रही है, तो हमारी सरकार है तो वो भी गोली चलाई देगी, आम बात है। तो उस वक्त जनरल डायर ने भी उन लोगों को बहुत कम समय दिया, ऐसे अत्याचार तो बहुत बड़ा उसने किया, तो जनरल डायर ने वहाँ पर ज़्यादा उन लोगों को समय न दे करके सीधे गोली चलवा दिया। उसमें बहुत से लोग मारे गए, तो इस करीब 300 के भी आसपास व्यक्ति मारे गए थे, और भारतीय को कहना था कि 1300 के आसपास, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नरसंहार था ये। तो इसलिए जो क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन का सबसे मुख्य कारण था, तो एक रूलेट एक्ट को इसमें इसलिए माना है। और महात्मा गांधी ने इस जो असहयोग आंदोलन था उसको चलाने के लिए खिलाफत आंदोलन भी उसी में साथ में लिया था। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो याद करो कि 1919 के समय से 1919 के वक्त में जो मुस्लिम जो होते हैं, जैसे आज के समय मुस्लिमों का जो सबसे मुखिया कौन है, सर्वे सर्वा कौन कहाँ का होता है मुस्लिम, सऊदी अरब का जो होता है। उस वक्त 1919 में जो होता था, पूरे मुस्लिमों का खलीफा जो होता था, मतलब नेता होता था मुस्लिम धर्म का, वो कौन होता था, जो तुर्की के जो राजा हुआ करते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो तुर्की किधर से था, जर्मनी की तरफ से था, क्योंकि जर्मनी हार गया। जब जर्मनी हार गया तो जो तुर्की था उसी के साथ में था, तो तुर्की के राजा को ब्रिटेन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब खलीफा का शासन समाप्त कर दिया। तो पूरे विश्व के मुस्लिमों को लगा कि हमारे माई बाप को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो उन लोगों ने, मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में विरोध जारी किया, मतलब खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों को, इसलिए इसका नाम है खिलाफत। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर सोचे कि इसका फायदा उठा ले। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, महात्मा गांधी बहुत बड़े अवसरवादी आदमी थे। अब उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाना चाहा महात्मा गांधी ने। इस जो खिलाफत आंदोलन थी, सोचा कि इस वक्त मुस्लिम भी खिलाफ है और हम भी क्या हो जाते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। दोनों लोग मिल के क्या करते हैं, तो अंग्रेजों जो ही मुस्लिमों का जो दिल्ली में 1920 में बैठक हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, याद रखना इस बात को। तो दोनों यार, खिलाफत आंदोलन भी इसी से संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी के साथ मिलकर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग, मतलब सहयोग न करने की नीति, हम आपकी सहयोग नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो, वो वाली नीति। तो खिलाफत आंदोलन, इसलिए आयोग ने जो पीसीएस आयोग था इसको सही कहा था, रूलेट एक्ट को। लेकिन किताबें कर रही हैं, ये किताब कर रहा है रूलेट एक्ट, तो आप लोग भी रूलेट एक्ट को ही लगाना, हवाबाजी मत करना खिलाफत आंदोलन में, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर सर को लगोगे श्रद्धांजलि देने। अब अच्छा, इतना इस कहानी को भी हम डिटेल में बताएंगे जब आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे, तो इस पूरी कहानी को एकदम आराम से समझेंगे हम लोग। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, तो आज बस इतने ही 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बस। अच्छा क्वेश्चन, कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, पूरा क्वेश्चन हम इसमें का सॉल्व करवाएंगे सभी विषयों का। सिर्फ मैथ भी आएगा हमारे चैनल पर, लेकिन वो पढ़ाया जाएगा आपको, वो भी सवाल आप सॉल्व करके मिलेंगे आपको। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और कल, और जितने भी हाई स्कूल के जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं आपके आसपास, उनसे भी बोल दीजिएगा कि इस पर सॉल्व कराया जा रहा है, वो भी इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाते चले। और धन्यवाद।